और अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात उत्तर भारत की, जहां पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों तक इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के ये तेवर नए साल पर और तल्ख होने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है, जिसके चलते पहाड़ी राज्यों में न सिर्फ फिर से बर्फबारी देखने को मिल सकती है, बल्कि मैदानी राज्यों में भी बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। कड़ाके की ठंड के बीच ये बच्चे किसी मैदान पर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बल्कि एक जमे हुए नाले पर चौके छक्के लगा रहे हैं। साथ ही नाले की जमी हुई सतह पर बेखौफ होकर साइकिल भी दौड़ा रहे हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आई हैं, यहाँ इन दिनों चिले कला चल रहा है, यानी सर्दियों के सबसे ठंडे 40 दिन चल रहे हैं। इस दौरान घाटी के तमाम झरने, नदी नाले और झीलें जम चुकी हैं। यहाँ तक कि पानी की सप्लाई लाइन से पानी की जगह जमी हुई बर्फ निकल रही है। आप जो यहाँ से पीछे से देख सकते हो, यहाँ पे जो ये नाला है जम गया है। हम आज मैदान में नहीं खेलते हैं, हम इस पे ही खेलते हैं। जैसे चिले कलाम के शुरू होने से पहले यहाँ पे -20 के करीब जो है दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से पूरे नदी नाले जो है जम चुके हैं और यहाँ पे जो है नलके भी बिल्कुल जम चुके हैं, कोहरा लग चुका है। पूरे एरिया में तकरीबन -28 के करीब रिसेंटली जो है कल दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था। तो बहुत जैसे अगर पिछले सालों की बात करें तो पिछले सालों के मुकाबले में इस साल जो है काफी ठंडी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस जमा देने वाली ठंड के कारण इन दिनों मशहूर डल झील में शिकारों का चलना भी मुश्किल हो पा रहा है। नौबत ये कि कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में तो तापमान लगातार 0 से नीचे बना हुआ है। श्रीनगर में बीती रात तापमान 0 से 7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जो गुलमर्ग से भी कम बताया जा रहा है। घाटी लगातार कोल्ड अटैक से जूझ रही है और पिछले सालों की अगर आप तुलना करें तो इस साल बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है। लानीना इम्पैक्ट है, अलग अलग बातें जो है एमडी बोल रही है, लेकिन वो टेक्निकलिटीज हैं। और रियल फील की अगर आप बात करें तो इस वक्त हमने जोखिम लिया है डल के बीचों बीच आने का। सुबह सवेरे का समय है, आसान काम नहीं है। इसे आप देख सकते हैं, शिकारा वाला जो है कई सारे यहाँ चल रहे हैं, टूरिस्ट को जो हाउस बोट से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा करना पड़ रहा है आइस जो है तोड़ के। जो परत है आइस की बनी हुई है और इस तरीके से इनको तोड़ना पड़ता है हर सुबह। तो जिंदगी जदोजहद है एक आम कश्मीरी के लिए इस वक्त। लेकिन पर्यटन की बात करें तो बहुत खुश हैं पर्यटक कि इतने जबरदस्त नजारे हैं, विंटर वंडरलैंड है। ठंड के कारण कमोबेश ऐसा ही हाल देवभूमि हिमाचल और उत्तराखंड का भी है, जहां बर्फबारी की वजह से इन दिनों लोग जबरदस्त ठंड झेल रहे हैं। मौसम विभाग का ताजा अनुमान ये है कि आने वाले दिनों में इस ठंड में और इजाफा होने वाला है, वो भी पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक। मौसम विभाग का कहना है कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है, जिसके असर से न सिर्फ पहाड़ी राज्यों में फिर बर्फबारी देखने को मिलेगी, बल्कि मैदानी राज्यों में भी बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसे आते हैं, उसके साथ बे ऑफ बंगाल से हवाएं आएंगी, तो दोनों डिफरेंट जो एयर मासेस है उनका जो कॉन्फ्लुएंस जोन है इंटैक्ट करेगी, वो सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री में रहेगा, जिसके कारण हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 27-28 को ज़्यादातर हिस्सों में नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इवन एनसीआर दिल्ली, इन सारे जगहों में लाइट मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी रहने का अनुमान है। और स्पेसिफिकली 27 को हम हिल स्टॉर्म भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी हिस्सों में मध्य प्रदेश, इवन वेस्ट उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में भी हल्का फुल्का हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है। हालांकि कड़ाके की इस ठंड के बावजूद सैलानी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए लगातार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, चाहे कश्मीर हो या हिमाचल या फिर उत्तराखंड। इन राज्यों के ज्यादातर पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की अच्छी खासी आमद देखी जा रही है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत सोलंग वैली की हैं, जहां प्रकृति की इस खूबसूरती को करीब से देखने के लिए देश भर से सैलानी आए हुए हैं। इनमें कोई पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहा है, कोई स्कीइंग का, तो कोई खूबसूरत वादियों के बीच ATV राइड ले रहा है।
बर्फीली वादियों का मजा हम भी ले रहे हैं और साथ में पर्यटक भी। आपको बता दें कि नए साल से पहले यही पर देखने के लिए सैकड़ों सैलानी इस तरफ आ रहे हैं। नए साल के मौके पर अगर आप भी सोलंग वैली में इन एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपको पैराग्लाइडिंग के लिए 1 से 4,000 रुपए खर्च करने होंगे। एटीवी राइड के लिए प्रति व्यक्ति 600 रुपए, स्कीइंग के लिए 300 से 500 रुपए, केबल कार की सवारी के लिए प्रति व्यक्ति 600 से 800 रुपए, जबकि रोपवे के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपए खर्च करने होंगे। और अगर आप हॉट एयर बलून में बैठना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति 1250 रुपए देने होंगे। पहली बार आए हैं, क्या सुनकर आए हैं? मनाली तो वैसे बहुचर्चित है। Yeah, it's my dream destination. Like I have enjoyed a lot here. आप ये बताइए कि हुबली का नजारा और यहाँ का नजारा कितना अंतर है? बहुत अलग है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है और हम लोग तो वहाँ पे ज्यादा ठंडी भी नहीं है उतना। यहाँ पे आके ज्यादा ठंडी लग रहा है हम लोगों को। नए साल से ठीक पहले पहाड़ों पर सैलानियों की ये मौजूदगी पर्यटन कारोबार के लिए अच्छे संकेत लेकर आई है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि नए साल पर सैलानियों की संख्या में और इजाफा देखने को मिल सकता है। श्रीनगर से मीर फरीद और सोलंग वैली से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बढ़ते हैं आगे और अब बात महाकुंभ की, जिसके सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आसमान से लेकर संगम की गहराइयों तक सुरक्षा उपकरणों की तैनाती कर रही है। इसी कड़ी में सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत महाकुंभ में पहली बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये ड्रोन 24 घंटे पानी के भीतर निगरानी करेगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सटीक जानकारी कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाएगा। सुरक्षा से जुड़ी इन तैयारियों के बीच ही संगम के तट पर पहुंचे साधु संतों ने अपने जप और तप की तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में संत परमहंस आश्रम बाबूगंज अमेठी के पीठाधीश्वर मौनी बाबा की ओर से रुद्राक्ष के 12 शिवलिंग का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाएगा। संगम की लहरों पर गोता लगाता ये डीप ट्रैकर कोई मामूली उपकरण नहीं है, बल्कि एक अंडर वाटर ड्रोन है, जिसकी तैनाती पहली बार महाकुंभ के दौरान संगम के भीतर होगी। इसकी तैनाती से पहले इसका परीक्षण किया गया, जिसमें इसकी खूबियों को हर पैमाने पर परखा गया। ये तस्वीरें उसी समय की हैं, जब इस अंडर वाटर ड्रोन को सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने पानी के अंदर भेजा और उसकी क्षमता को परखा गया। ये पहली बार इस प्रकार का जो ड्रोन है जो कि पानी के नीचे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को लोकेट कर सकता है, पिन पॉइंट कर सकता है और स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं कि कहाँ पर कोई वो व्यक्ति या कोई वस्तु है। तो तत्काल हम लोग डीप डाइवर्स की मदद से, अन्य जो हमारे रेस्क्यू के जो उपक्रम है उसके माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच के उसको रेस्क्यू कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। दरअसल यूपी सरकार महाकुंभ के सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए तकनीकी और हाईटेक सुरक्षा उपकरणों का भरपूर सहारा ले रही है। इसी कड़ी में इस अंडर वाटर ड्रोन की तैनाती की तैयारी चल रही है। बताया ये जा रहा है कि अंडर वाटर ड्रोन 100 मीटर गहराई तक जाकर हर गतिविधि पर नजर रख सकता है और ये अंधेरे में भी काम करने में सक्षम है। अधिकारियों ने ये भी बताया कि ये ड्रोन असीमित दूरी तक काम कर सकता है और आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए अलर्ट भेजता है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों का काम और आसान हो जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जो जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज हैं उसका प्रयोग पुलिस द्वारा किया जाए, इसके विशेष प्रयास किए गए हैं। उसी के क्रम में ये आज एक अंडर वाटर ड्रोन है जिसको हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। ये जल पुलिस और पीएससी द्वारा प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी कर सकते हैं और अगर कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन भी आती है तो उस पर हम लोग रिएक्ट करने के लिए मिनिमम रिस्पॉन्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपी सरकार पानी के अंदर ही नहीं बल्कि किसी भी हवाई खतरे से निपटने के लिए शक्तिशाली एंटी ड्रोन सिस्टम पहले ही मेला क्षेत्र में तैनात कर चुकी है। सुरक्षा से जुड़ी ये तैयारियां बता रही हैं कि सरकार महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही। शाही स्नान के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, जो व्यवस्थाएं पूर्व से भी की जाती रही हैं। इस बार खास इंतजाम किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी आयोजन हो
वो पूरे विथ इन देयर फुल ग्लोरी हो और उसको पूरे दुनिया की मीडिया, पूरे दुनिया के लोग उसे देखें। फिलहाल अभी एक अंडर वाटर ड्रोन उपलब्ध कराया गया है, जिसे ऑपरेट करने की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहा जा रहा है कि 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु देश और दुनिया से आएंगे, जिनके आने जाने और संगम में स्नान के लिए तैयारी युद्ध स्तर पर इन दिनों चल रही है। तैयारियों से जुड़ी ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा है। महाकुंभ के लिए बसों का एक भारी भरकम बेड़ा तैनात किया जा रहा है। इन बसों की मरम्मत और रंग रोगन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। वहीं महाकुंभ के लिए मेला प्रशासन को 4000 नावों की जरूरत है, जबकि अभी मौजूदा नावों की संख्या 1455 है। ऐसे में मेला प्रशासन को लगभग 2500 और नावों की जरूरत है, जिसके लिए इन दिनों निषाद समुदाय की बस्ती में युद्ध स्तर पर नावों में को बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। इन नावों के निर्माण के बाद मेला प्रशासन इनका बोट टेस्ट लेगा, जिसके बाद नाविक को लाइसेंस जारी किया जाएगा। खास बात यह है कि मेला प्रशासन ने नाव के किराए में 50% की वृद्धि कर दी है। उन्हें लाइफ सेविंग जैकेट भी दी जा रही है, साथ ही 2 लाख रुपए का बीमा कवर भी मिलेगा। महाकुंभ मेला जो है प्रयागराज में और आयोजन हो रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में पूर्ण हमारे परिवहन निगम का योगदान के लिए है। अलीगढ़ क्षेत्र की 430 बसों का आवंटन परिवहन निगम मुख्यालय से और निर्देश प्राप्त हुए। उसी की परिप्रेक्ष्य में सारे डिपोज में, जिसमें अलीगढ़ डिपो है, बुधविहार डिपो भी है, उनमें सभी डिपोज में हाथरस, कासगंज, एटा सभी में मतलब है, और बसों की पूर्ण साज सज्जा के साथ पूर्ण भगवा कलर मुतज़्ज़ो कराते हुए सारी बसों को डेंटिंग, पेंटिंग, पूरी रिफ्लेक्टेड टेप सहित और अग्निशमन यंत्र सहित सभी बसों की युद्ध स्तर पर पूर्ण तैयारी चल रही है। यहाँ काफी टाइम से हम लोग 2-3 महीने से लगे हैं। यहाँ पे करीब 25 से 30 नाव बना चुके हैं हम लोग। यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए लोग आएंगे, बाहर से बड़े बड़े लोग यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए नाव से जाएंगे, इसलिए उन लोगों को ज्यादा सुविधाएं अच्छी मिलेगी। नाव तो हर घर में 2 नाव मिल जाएगी आपको। सभी लोग बनवा रहे हैं, पूरा मोहल्ला यहाँ मल्लाहों का है, तो यहाँ सब यही सब बनवा ही रहे हैं। जो नाविक हैं वो सभी प्रशिक्षित हैं। अभी कुछ हम लोगों ने स्वयंसेवी संगठन के साथ तो मिलकर जो फर्स्ट एड देने की व्यवस्था, यदि कोई ऐसी अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उनको फर्स्ट एड देने के लिए जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो नाविक खुद ही होगा। तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो लोग सही रहें, कोई मद्यपान करके इस तरह की स्थिति में अपनी नाव को न चलाए। जो वैध व्यक्ति है वही नाव चलाएगा, जो वैध और रजिस्टर्ड नाव है जिसका क्षमता सही है वही चलेंगी। दूसरा, उसमें जो क्षमता है वो 10 लोगों की क्षमता यदि है तो उससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति बैठने ना पाए। दूसरा, अभी कुछ जो आप देख रहे हैं लगभग सभी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नई जैकेट्स उनको जो भी है नई जैकेट्स के साथ ले आएं। चलिए अब बात उस सपने की कर लेते हैं जो कि रेल के जरिए कश्मीर को पूरे देश से जोड़ने का है। जम्मू के कटरा और रियासी के बीच T33 टनल का काम पूरा होने के बाद इस नए रेल मार्ग पर ट्रायल रन किया गया। पहली बार कटरा से रियासी रेल मार्ग पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का इंजन और फिर गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी गुजरी। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की तलहटी में मौजूद कटरा को रियासी से जोड़ने वाली 3.2 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम 20 साल से चल रहा था, जिसकी वजह से कटरा और रियासी के बीच रेल के दौड़ने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। आजादी के बाद से अभी तक कश्मीर जाने के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं थी। जम्मू तवी तक ही ट्रेन जाती थी और आगे का 350 किलोमीटर लंबा सफर सड़क मार्ग से तय करना होता था, जिसमें 10 घंटे भी लग जाते थे। हालांकि बहुत जल्दी ये मुश्किल हल होती दिख रही है। आपको हम बता दें कि बुधवार को कटरा रेलवे स्टेशन से रियासी के बीच 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिजली से चलने वाले पैसेंजर ट्रेन के इंजन को चलाया गया। इससे पहले इलेक्ट्रिक रेल इंजन को बाकायदा फूलों की माला और बलून से सजाया गया। रेल इंजन की रवानगी से पहले रेलवे अधिकारियों ने उसकी पूजा भी की। रेल इंजन के बाद एक मालगाड़ी को भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रियासी रेलवे स्टेशन की ओर रवाना किया गया। इससे पहले दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल का काम पूरा होने के बाद वहां जून में ट्रायल हुआ था। तब उस ट्रायल के दौरान जम्मू के रामबन में संदल
दान और रियासी के बीच ट्रेन चली थी। इस रूट पर यह ट्रेन चिनाब ब्रिज से होकर गुजरी थी, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्क ब्रिज है। चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि 1.25 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज को चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। जम्मू से बारामूला तक के रेल मार्ग को जोड़ने की योजना में कटरा, रियासी, संगलदान खंड सबसे अहम हिस्सा है। अभी ट्रेन सेवा जम्मू से कटरा और संगलदान से बारामूला के बीच ही मौजूद है। पहले रियासी से संगलदान, फिर कटरा से रियासी के बीच की कड़ी पूरी होने से कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से रेल के माध्यम से जोड़ने का सपना साकार होगा। टनल के निर्माण कार्य पूरा होने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, जो कि कटरा रेलवे स्टेशन से रियासी के बीच सुरंग संख्या 1 और अंजी खड्ड केबल ब्रिज से होकर गुजरते पहले इलेक्ट्रिक इंजन के ट्रायल से जुड़ा था। पहले चिनाब ब्रिज और अब T33 टनल का निर्माण पूरा होने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही देश भर के लोग ट्रेन के जरिए भी कश्मीर की खूबसूरत वादियों का आनंद ले सकेंगे। नई दिल्ली को श्रीनगर से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे 41,000 करोड़ की उधमपुर श्रीनगर बनिहाल रेल लिंक प्रोजेक्ट न केवल कश्मीर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि रेल मार्ग से देश के दूसरे हिस्सों को कश्मीर से जोड़कर सामाजिक और आर्थिक समृद्धि का नया रास्ता भी खोलेगी। रेल मार्ग की वजह से व्यापार के नए अवसर भी पैदा होंगे और सैलानी भी आसानी से घाटी पहुंच पाएंगे। इस तरह कश्मीर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। यही नहीं, वो भावनात्मक रूप से देश से और मजबूती से जुड़ेंगे। ये प्रोजेक्ट आपको बता दें 2003 में शुरू हुआ था। 2 दशक की कड़ी मेहनत के बाद पहले चिनाब नदी पर रेलवे ब्रिज और अब कटरा और रियासी के बीच टनल बनाने की योजना पूरी हो चुकी है, जो कि भारत के लिए सामरिक तौर पर भी बेहद खास है। अब हर मौसम में सेना भी इस हिस्से में ट्रेन से जा सकेगी। सीमा पर पहुंचने में सेना को आसानी होगी। सड़क मार्ग पर आने वाली दिक्कतों से बचते हुए सेना और रसद सीधे दुश्मन तक मुकाबला करने के लिए आसानी से पहुंच सकेंगे। यानी कि जंग की स्थिति में इस ब्रिज की वजह से पाकिस्तान पर भारत भारी पड़ेगा। इसके अलावा कश्मीर घाटी सीधे भारत के दूसरे हिस्सों से भी जुड़ जाएगी, जिससे कि पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिल सकेगा। कई लोग गेम चेंजर कह रहे हैं कश्मीर के लिए, क्योंकि यहाँ के टूरिज्म, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ का कोई भी आप क्षेत्र ले लें, उस पे ट्रेन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। जनवरी में जो है ये ट्रेन इनॉग्रेट हो सकती है, क्योंकि अब जो आखिरी अड़चन थी, आखिरी जो एक परेशानी थी रेलवेज के सामने, वो थी T33 टनल। और जो कटरा और रियासी के बीच में जो रास्ता था, उसमें टनल में पानी आ रहा था और भी कई तरीके की जो है मुश्किलें थी, उनको अब पूरा कर दिया गया है, उन पे काबू पा लिया गया है। और उसके साथ साथ अगर आप रेलवे मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने कल ये इंफॉर्मेशन जनता को दे दी कि जो ट्रायल है वो एक तरीके से पूरा हो गया है और मालगाड़ी से लेके पैसेंजर जो इंजन है, उन्होंने उस ट्रैक पे 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से सफर किया है, सक्सेसफुल हुआ है। और अब कुछ ही दिनों के बाद जो है रेलवे सेफ्टी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो आएंगे और फाइनल इंस्पेक्शन होगी इस ट्रैक की, जिसके बाद ये ट्रैक जो है इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। और फिर कुछ ही समय में जो है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये ख्वाब जो कश्मीर का ख्वाब है कि ट्रेन जो है कनेक्ट हो जाए, वो पूरा होने वाला है। सूत्रों का माने तो जनवरी मिड में जो है उम्मीद है कि ये शुरू हो जाएगा और शायद प्रधानमंत्री जो है इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। पहले 2 ट्रेन जो हैं यहां की तरफ चलेंगी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो अभी तक चेयर कार यानी कि दिन के सफर के लिए इस्तेमाल होती है। पहली बार जो एक स्पेशल ट्रेन बनाई गई है कश्मीर के लिए, यहाँ के मौसम को देखते हुए, यहाँ के जो रास्ता है, जो चुनौतियां हैं उनको देखते हुए ट्रेन बनाई गई है और वो स्लीपर क्लास में चलेगी। यानी कि 13 घंटे आप समझे, बहुत कम समय है। अगर आप दिल्ली और कश्मीर की दूरी को देखें तो 13 घंटे में ये सफर पूरा होगा। कुछ ही स्टेशन पे रुकेगी, सुपरफास्ट ट्रेन है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि कश्मीर के लिए। अब आपको श्री कृष्ण की नगरी मथुरा लिए चलते हैं, जहां नए साल पर भक्तों को बांके बिहारी के दर्शन के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। चूंकि नए साल की शुरुआत में मथुरा के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, लिहाजा भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही है।
इसके साथ ही राधा वल्लभ मंदिर में भगवान को गर्म वस्त्र धारण कराए गए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा आने वाले श्रद्धालु यहाँ भक्ति के रंग में सराबोर हो जाते हैं। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर हो या फिर राधा वल्लभ मंदिर, आस्था के इन स्थलों में सदैव श्रद्धा की बयार बहती रहती है। विशेषकर वर्ष के अंतिम दिनों और नव वर्ष के प्रारंभ में यहाँ ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ रहती है, जिसके चलते इन दिनों यहाँ सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाते हैं। इस बार भी वर्ष के अंतिम और नव वर्ष के प्रारंभिक दिनों में मथुरा, वृंदावन से लेकर ब्रज के सभी धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने का अनुमान है, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे ने वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आगामी चूंकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भीड़ अपने पीक पर पहुंचेगी, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर अलग से मजिस्ट्रेट्स की, पुलिस अधिकारियों की और पुलिस बल की तैनाती की गई है। और हम सब लोगों का मिलकर के प्रयास यही है कि बेहतर ढंग से हम लोग व्यवस्था दें, जिससे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं बेहतर एहसास के साथ जाएं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही भीड़ नियंत्रण से लेकर पार्किंग स्थलों की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2-3 तारीख तक विशेष भीड़ का आगमन यहाँ पे श्रद्धालु काफी संख्या में यहाँ आएंगे। उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और उनके सुगम दर्शन हेतु पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। सर्दी के इन दिनों में यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को विशेष रूप में ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ठंड में उनके लिए यहाँ पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राधा वल्लभ मंदिर में ठंड से भगवान को बचाने के लिए गर्म वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं। भगवान राधा वल्लभ को हाथों में दस्ताने से लेकर पैरों में मोजे पहनाए जा रहे हैं, साथ ही रजाई भी उड़ाई जा रही है। इसके अतिरिक्त चांदी की अंगीठी के कच्चे कोयले में चंदन के साथ आग जलाकर उन्हें सर्दी से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। राधा वल्लभ लाल दोनों समय सुबह श्रृंगार आरती के बाद में और भोग आने से पहले तक, और ऐसे ही संध्या आरती के बाद में शाम को और शयन भोग आने से पहले तक दोनों समय कोयले की अंगीठी जलती है। उसमें चंदन का लकड़ी भी डाली जाती है खुशबू के लिए। ये रोज का प्रतिदिन का रहता है। बसंत पंचमी से एक दिन पहले तक ये रहेगा। सर्दियों में ठाकुर जी को लगने वाले भोग का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जो ठाकुर जी का प्रसाद है उसमें भी परिवर्तन होता है। ठाकुर जी का प्रसाद है, पंचमेवा का प्रसाद लगाया जाता है, केसर का प्रसाद लगाया जाता है। भाव है एक बालक की सेवा करने का भाव है, जो क्योंकि भगवान ब्रज में जब आए तो भगवान वृंदावन में भगवान की जो बाल रूप की सेवा होती है, भगवान के 7 वर्षीय रूप की यहाँ राधा वल्लभ मंदिर में सेवा होती है। भगवान के प्रति सेवा का ये भाव यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी मुक्त कर देता है। यहाँ पर दर्शन करने आए थे बांके बिहारी जी के, तो हमने देखा कि बहुत अच्छे से उनका सब देख रेख करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, जो कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे अनोखा ये दिखा कि जिस प्रकार की ठंड है पर ठाकुर जी के लिए अंगीठी जला के उन्हें सेवा प्रदान की जा रही है। आज भगवान की कृपा से मुझे उनके दर्शन हुए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। और राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद तो मैं अब क्या ही कहूँ, राधे राधे। भगवान के प्रति ये भक्तों की गहरी आस्था ही है जो उन्हें यहाँ खींच लाती है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज पर।